हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है पूजा ठाकुर जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 57 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 58 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। मिस्टी के कहने पर जय और युग और काव्या चारों लोग कॉलेज के कैफेटेरिया में जाके बैठ जाते हैं। इस वक्त क्लास की आखिरी पीरियड चल रहा था, इसलिए सारे बच्चे अपनी अपनी क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहे थे। पूरा ही कैफेटेरिया खाली पड़ा हुआ था। चारों एक ही टेबल पर बैठ जाते हैं। जय पहले चुपचाप अपने सामने बैठे तीनों लोगों को ध्यान से देखता है और तीनों क्या सोच रहे हैं इसे समझने की कोशिश कर रहा था। जय को किसी बात की जल्दी नहीं थी। वह इन तीनों को उनका पूरा वक्त देना चाहता था। वह जब चाहे तब बात शुरू कर सकते हैं। मिस्टी, आई एम सॉरी जय, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरे दोस्त ने जो भी तुम्हारे साथ किया वह उन्हें नहीं करना चाहिए था। मैंने इन्हें मना भी किया था, पर ये नहीं माने और मुझे बिना बताए इन्होंने मेरे फ़ोन से तुम्हें फ़ोन कर दिया। मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जय, मुझे बस ये समझने में नहीं आ रहा कि आखिर इन दोनों ने ऐसा किया तो किया क्यों। मिस्टी, जय को सारी बात सच सच बता देती है। जय मिस्टी की बातों में सच्चाई साफ देख पा रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रही, इसलिए उसने अपनी नज़र काव्या और युग पे डाली। युग तो बोलने की हालत में नहीं था। आखिर वह बोलता भी तो क्या। वह कुछ बोलकर अपने आदर्श के सामने अपनी छवि और ख़राब नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे जैसे माफ़ी तो मांगनी थी। इसलिए युग काफ़ी हिम्मत जुटाकर जय के सामने आकर अपनी बात रखने की कोशिश करता है। युग, मैं अपनी इस हरकत के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ। ये सुनकर तो काव्या मिस्टी दोनों काफ़ी हैरान थे। उन्हें कभी नहीं लगता था कि युग इतनी आसानी से जैसे माफ़ी मांग लेगा, क्योंकि युग कभी भी किसी से माफ़ी मांगना पसंद नहीं किया करता। एक तो बहुत बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था और उसके अलावा वह हमेशा कॉलेज में एथलीट में टॉप रहता था। इस नाते उसे खुद पर बहुत प्राउड था। वह कभी किसी के सामने अपना प्राउड कम नहीं होने देता था, यहाँ तक कि उसने अपने सगे माँ बाप के सामने भी नहीं। फिर भी उसने जैसे एक बार में ही माफ़ी मांग ली। यह बात तो जय को भी काफ़ी अजीब लगी। जय ने एक नज़र युग को देखकर बता सकता था कि वो इंसान कितना अभिमानी है। ऐसे लोगों के लिए किसी से माफ़ी मांगने जैसा काम करना बहुत मुश्किल है। और युग की माफ़ी झूठी भी नहीं लग रही थी। वह अपने पूरे मन और सिंसियर होकर माफ़ी मांग रहा था। इससे जय थोड़ा कंफ्यूज था कि इस लड़के ने उससे इतनी आसानी से माफ़ी कैसे मांग ली। जय थोड़ी देर चुप रहता है, इसके बाद युग को देखते हुए कहता है, जय, देखो युग, तुम अभी काफ़ी यंग हो, इसलिए तुम्हें जल्दी गुस्सा आ जाना एक नेचुरल सी बात है। इस उम्र में किसी से छोटी मोटी बात पर भी लड़ाई हो जाना यह भी आम बात है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी पर्सनल लड़ाई को अपनी पढ़ाई की जगह या अपने काम की जगह पर आने दो। इससे तुम्हारे ही फ्यूचर और कैरियर पर एक बुरा असर पड़ेगा। ज़रा सोचो, अगर ये बात आगे बढ़ती तो इसका असर सबसे ज़्यादा किस पर होगा? तुम पर, क्योंकि तुम इस कॉलेज के स्टूडेंट हो, मैं नहीं। मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक कंप्लेंट ही किया जाएगा और उसमें भी ये साबित हो जाएगा कि शुरुआत तुम लोगों की तरफ से हुई थी, ना कि मेरी तरफ से। लेकिन तुम लोगों के लिए तुम्हारे कैरियर की एक बहुत बड़ी बात बन सकती थी। इसलिए कोई भी लड़ाई झगड़ा कभी भी अपने कॉलेज या अपने ऑफिस में मत लाओ। ये एक छोटी सी बात थी जिसे तुम बात करके भी सुलझा सकते थे, लेकिन तुमने इसे खुद इतना बड़ा बना दिया। ये सही नहीं था। जब जय काव्या की तरफ देख कर कहता है, जय, और आप मिस काव्या, यह बात जितनी युग पर लागू होती है उतनी ही आप पर भी लागू होती है। अगर यह बात आगे बढ़ेगी तो आप पर भी एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि आपने किसी को पर्सनल फ़ोन को उसके बिना अनुमति के गलत इस्तेमाल किया, जिससे आगे चलकर आपको ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ी मेच्योरिटी लाइए अपने अंदर, और हो सके तो ऐसी बेवकूफ़ियों करने से पहले थोड़ा अपने भविष्य के बारे में भी सोच लीजिएगा। मिस्टी तो बस जय को ही देखे जा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जय इतनी समझदारी वाली बातें भी कर सकता है। जय उससे 2-3 साल ही तो बड़ा था, उसके बाद भी वह कितना समझदार था। उसने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को कैसे चुटकियों में ही सॉल्व कर दिया। जय को ना तो युग पर गुस्सा आया और ना ही काव्या पर। उसने कितनी आसानी से इस बात को यहाँ ख़त्म कर दिया।
उसके दोस्तों को इतनी अच्छी चीज़ें समझाईं। मिस्टी अपने दिल से जय को मैच्योरिटी काफ़ी प्रभावित थी। जय, तो ठीक है, इस बात को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं, दोबारा ऐसी गलती मत करना। यह कहकर जय वापस जाने के लिए खड़ा होता है। मिस्टी जय से कहती है, थैंक यू जय, तुमने इस बात को इतनी आसानी से ख़त्म कर दिया और मेरे दोस्तों को भी इतनी आसानी से माफ़ कर दिया। थैंक यू जय। जय कोई बात नहीं कहकर जय कैफेटेरिया से बाहर आ जाता है। कॉलेज का टाइम भी लगभग ख़त्म हो चुका था, इसलिए मिस्टर बिना अपने दोस्तों को बाय कहे अपना बैग लेके वापस घर जाने के लिए निकल जाती है। यहाँ युग बस जय के कहे हुए बातों के बारे में ही सोच रहा था। उसने अपने मन में ही ठान लिया था कि अब वह माफ़ी मांग कर नहीं, बल्कि जय की नज़रों में खुद को साबित करके ही दिखाएगा, ताकि एक दिन उसके आदर्श खुद उसे अपने साथ अपनी टीम में ज्वाइन करेंगे। यह बात युग ने अपने मन में ही ठान ली थी। मिस्टी कॉलेज से बाहर निकलती है और कैब का इंतज़ार करने लगती है। तभी जय भी अपनी कार लेकर मिस्टी के पास आकर खड़ा हो जाता है। जय, मिस्टी तुम क्या कर रही हो? मिस्टी, मैं अपने कैब के आने का इंतज़ार कर रही हूँ। जय, आओ कार में बैठ जाओ, मैं घर ही जा रहा हूँ, तुम्हें भी ले चलता हूँ। मिस्टी जय की बात मान के उसकी कार में बैठ जाती है। जय अपनी कार को रायचंद्र मैंशन के लिए चलाने लगता है। जय, तुमसे एक बात पूछूं? मिस्टी, हाँ पूछो जय। जय, तुमसे एक बात पूछूं? मिस्टी, हाँ पूछो जय। जय, तुम्हारे पास खुद अपनी कार है, तो फिर तुम अपनी कार की जगह टैक्सी में आना जाना क्यों करती हो? मिस्टी थोड़ा एम्ब्रेस हो जाती है और जय से कहती है, वो दरअसल मुझे कार ड्राइविंग नहीं आती, बल्कि मुझे तो साइकिल भी चलाना नहीं आती। मुझे डर लगता है, इसलिए अक्सर या तो मैं राजीव मुझे कॉलेज ड्रॉप करता है या फिर मैं अपनी कैब या टैक्सी से आ जाती हूँ। जय एक बार मिस्टी की तरफ देखता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। मिस्टी जय को ऐसे हंसते हुए देख के सवाल करती है, जय तुम हंस क्यों रहे हो? जय, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम्हें कार ड्राइविंग करना तो दूर बल्कि साइकिल ड्राइव करना भी नहीं आता होगा। मिस्टी, तो इसमें से कौन सी बड़ी बात है? कुछ लोग होते हैं जिन्हें ड्राइविंग नहीं आती। हाँ, बस मुझे थोड़ा डर भी लगता है, वो बात अलग है। जय, पर तुम्हें डर क्यों लगता है? मिस्टी, जब मैं छोटी थी ना, तो माहिर भैया, कबीर भैया और राजीव भैया तीनों मिलकर मुझे साइकिल चलाना सिखाते थे और मैं कई बार साइकिल से गिर भी जाती थी, जिस पे कबीर भैया और राजीव भैया ने मुझे बहुत डांटते थे। तो उनकी डांट की वजह से मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा और मैं और ज़्यादा गलतियाँ करने लगी और भी ज़्यादा गिरने भी लगी। उसके बाद मैंने साइकिल चलाने के बारे में कभी नहीं सोचा और इसीलिए मुझे कार चलाने से भी अब डर लगने लगा है। जय मुस्कुरा कर रह जाता है, पर वो मिस्टी के और सवाल नहीं करता और सीधा अपनी ड्राइविंग पे ध्यान देना शुरू कर देता है। यहाँ कमरे में रोली अपने पूरे वार्डरोब को बेड फैला चुकी थी, लेकिन उसे आज क्या शाम के लिए कोई अच्छी ड्रेस मिल ही नहीं रही थी। एक तो माहिर ने उसे बताया भी नहीं था कि उसे कहाँ ले जा रहा है, तो उस हिसाब से वो कपड़े पहन लेती। अब तो उसकी यह शाम एक सरप्राइज डेट की तरह थी, पर वो समझ नहीं पाई थी कि आखिर वो पहने तो क्या पहने। पूरा वार्डरोब उसने अपने बेड पर फेंक दिया था, पर अब भी उसे आज शाम के लिए कुछ भी सूटेबल नहीं मिल रहा था। रोली थोड़ी देर कुछ सोच के सीधा जिया को फ़ोन कर देती है। जिया इस वक्त मालदीव की खूबसूरती में कबीर के साथ खोई हुई थी। वह दोनों अपने इस हनीमून पीरियड को बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी जिया का फ़ोन बजने लगता है। जिया जब देखती है कि उसे रोली फ़ोन कर रही है, तो वह तुरंत रोली का फ़ोन उठा लेती है। जिया, हाँ रोली बोलो। रोली, जिया दी मेरी मदद कीजिए। जिया, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ हो गया है क्या? घर में तो सब ठीक है ना? रोली, जिया दी प्लीज़ आप शांत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, घर में सब ठीक है। जिया, तो फिर? रोली, जिया को सारी बात बता देती है। ये सुनकर जिया भी बहुत खुश हो जाती है और रोली को छेड़ना शुरू कर देती है। जिया, क्या बात है, मेरी छोटू आज अपने पति के साथ डेट पे जा रही है। रोली, क्या जिया दी, आप मेरी मदद करने की जगह मुझे परेशान कर रही हैं। जिया, हाँ तो तुझे परेशान करने का मौका कौन सा बार बार मिलता है। रोली, मैं आपको मुझे परेशान करने का दूसरा मौका भी दे दूंगी, पर इस वक्त मेरी मदद कीजिए, मैं लेट हो रही हूँ। जिया, तो कुछ भी पहन लेगी ना तो खूबसूरत ही लगेगी। रोली, थैंक यू फॉर द कम्प्लीमेंट दिया दी, पर इस वक्त मुझे कुछ तारीफ़ नहीं बल्कि मदद की ज़रूरत है, आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। जिया, तुम साड़ी पहन लो, वह हर जगह हर फंक्शन हर इक्वेशन के लिए सूटेबल होता है। रोली को जिया की ये सुझाव अच्छा लगता है।
रोली। जिया को इस आइडिया काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है उसके पास कोई साड़ी नहीं है। तो वह थोड़ी निराश हो जाकर जिया से कहती है, पर जिया दी, मेरे पास तो कोई साड़ी ही नहीं है, मैं क्या करूं? जिया, मुझे पता ही था तुझ जैसी टॉम बॉय के पास साड़ी कहाँ से होगी। एक काम कर, मेरे कमरे में जाकर मेरे कबर्ड से अच्छी साड़ी निकाल ले। रोली खुशी के मारे जिया को थैंक यू बोल के फ़ोन कट कर देती है। जिया अजीब ही लड़की है, अपना काम बन गया तुरंत फ़ोन काट दिया। कबीर जिया के पास ही बैठा था, इसलिए उसने भी उन दोनों बहनों की सारी बात सुन ली। कबीर, जिया मैंने कहा था ना, मेरे माहिर भैया वाकई बहुत माहिर हैं। देखो शादी के 2 महीने में ही उनकी ये दूसरी डेट है। तो कैसे होने वाली है रोली और माही की दूसरी डेट? क्या जय और मिष्टी एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे? और आज रात किसके नसीब में प्यार आता है और किसके नसीब में दोस्ती? यह तो वक्त ही बताएगा। जानने के लिए सुनते रहिए प्यार ही संसार है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।